हेलो एवरीवन। रेलवे एनटीपीसी के लिए जो प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं ये इसका नौवा सेट होगा और सारे क्वेश्चन वही हैं जो सीबीटी 1 में पूछे गए हैं और इनके साथ महत्वपूर्ण पॉइंटों को भी कवर करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। यह पहला क्वेश्चन है, वुड्स के आदेश पत्र या वुड्स डिस्पैच का संबंध निम्नलिखित में से किस सुधार से था? तो वुड्स के डिस्पैच का संबंध था शिक्षा से। आंसर तीसरा है शिक्षा। बात करें वुड्स डिस्पैच के बारे में तो वुड्स का प्रेषण एक औपचारिक संदेश था जिसे ईस्ट इंडिया कंपनी के बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अध्यक्ष थे चार्ल्स वुड ने भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी को भेजा था। इस देखिए काफ़ी ये क्वेश्चन पूछा जाता है। इस संदेश में भारत में शिक्षा को लेकर कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए गए थे, खासकर अंग्रेजी भाषा के प्रसार के बारे में बताया गया था। वुड्स ने इसे 1854 में बनाया था। निम्नलिखित में से कौन सी एक इनपुट डिवाइस है? तो इनपुट डिवाइस माउस है और इनपुट डिवाइस उन्हें कहा जाता है जिसके माध्यम से कंप्यूटर को डेटा दिया जाता है और आउटपुट डिवाइस उन्हें कहा जाता है जिसके माध्यम से डाटा लिया जाता है यानी यह उपयोगकर्ता तक पहुंचता है। तो ये स्पीकर, प्रिंटर और मॉनिटर ये तीनों आउटपुट डिवाइस हैं और जो माउस है वो इनपुट डिवाइस है। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा क्या कहलाती है? तो ये रेड क्लिफ रेखा है। आंसर तीसरा है रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच है। बात करें कुछ और प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं उनके बारे में, यहाँ से भी क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं बहुत। तो डूरंड रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के इसके बीच है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच। मैन रहीम रेखा ये रूस और फिनलैंड के बीच है। हिंडनबर्ग रेखा जर्मनी और पोलैंड। मैकमोहन रेखा भारत और चीन। मैगिनोट रेखा जर्मनी और फ्रांस। सारा रेगिस्तान कहाँ स्थित है? तो सारा रेगिस्तान अफ्रीका में है। अब यहाँ ऑप्शन दिए गए हैं, दक्षिण अफ्रीका या उत्तरी अफ्रीका। तो सारा रेगिस्तान उत्तरी अफ्रीका में है। बात करें सारा रेगिस्तान के बारे में तो सारा रेगिस्तान की लोकेशन मैप में यहाँ है। ये देखिए ये सारा रेगिस्तान है, ये लोकेशन सारा रेगिस्तान की है। तो ये उत्तरी अफ्रीका में है और इसका कुल क्षेत्रफल 92 लाख वर्ग किलोमीटर है। यह दुनिया का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है। कुल मिलाकर यह तीसरा सबसे बड़ा रेगिस्तान है। यह केवल अंटार्कटिका और आर्कटिक रेगिस्तानों से छोटा है। दूसरा है कालाहारी मरुस्थल, ये भी अफ्रीका में है, ये भी काफ़ी पूछा जाता है। तो ये दक्षिण अफ्रीका में है। कालाहारी मरुस्थल कहाँ है? दक्षिण अफ्रीका में। और सारा कहाँ है? उत्तरी अफ्रीका में। और जो कालाहारी मरुस्थल है 3 देशों में फैला हुआ है, बोत्सवाना, नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका। और कालाहारी एक अर्ध शुष्क रेगिस्तान है। इनमें से किसे मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है? तो मिसाइल मैन ऑफ इंडिया डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को कहा जाता है। बात करें एपीजे अब्दुल कलाम उनके बारे में तो ये भारतीय एरोस्पेस वैज्ञानिक और राजनेता थे। वे भारत के 11वें राष्ट्रपति थे। तो ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया था किस नंबर के राष्ट्रपति थे? तो 11वें नंबर के। कलाम जी भारत सरकार के प्रथम प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार भी रहे थे 1999 से लेकर साल 2001 तक। उपनाम भारत के मिसाइल मैन कहे जाते हैं। भारत का पहला मेडिकल टेक संस्थान जिसका नाम कलाम इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ टेक्नोलॉजी रखा गया है, ये विशाखापट्टनम में स्थित है। उन्हें 1981 में पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया था और पद्म विभूषण 1990 में मिला है। और भारत रत्न जो देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है 1997 में दिया गया था। अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार किम जोंग उन इनमें से किस देश के सुप्रीम लीडर हैं? तो आंसर है उत्तर कोरिया। उत्तर कोरिया की लोकेशन मैप में यहाँ है। और उत्तर कोरिया ये जो किम जोंग उन हैं 2012 से इसके राजनेता बने हुए हैं, सुप्रीम लीडर। तो ये पूर्वी एशिया का एक देश है। राजधानी इसकी प्योंगयांग है। मुद्रा क्या है? वॉन। सर्वोच्च नेता है किम जोंग उन 2012 से बने हुए हैं इसके नेता। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च कहाँ स्थित है? आंसर है मुंबई, महाराष्ट्र में। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च यानी TIFR भारत का एक प्रमुख अनुसंधान संस्थान है जो परमाणु ऊर्जा विभाग के अधीन काम करता है। इसका मुख्य केंद्र है मुंबई में कोलाबा में। इसके 2 परिसर हैं, एक बेंगलोर
कर्नाटक राज्य में, और दूसरा हैदराबाद तेलंगाना राज्य में, हैदराबाद के पास। TIFR मुख्य रूप से विज्ञान के क्षेत्र में जैसे प्राकृतिक विज्ञान, जैविक विज्ञान और कंप्यूटर विज्ञान में शोध करता है। इसके द्वारा भारत का पहला डिजिटल कंप्यूटर TIFRAC 1957 में बनाया गया था। इसके प्रथम निदेशक कौन थे? तो वर्तमान निदेशक हैं जयराम N चेंगलूर, और जो प्रथम निदेशक थे वो होमी भाभा थे। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना, यहाँ खालिस्तान है, को हुई थी। तो 28 जून 1919 को इसकी स्थापना की गई थी। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन या इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन यानी ILO, इसका फुल फॉर्म भी पूछा जाता है। तो ILO एक संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी है। इसका कार्य है अंतर्राष्ट्रीय श्रम मानकों को निर्धारित करके सामाजिक और आर्थिक न्याय को बढ़ावा देना है। ILO के सदस्य देशों की संख्या भी 187 है। 193 संयुक्त राष्ट्र सदस्य देशों में से 186 इसमें से संयुक्त राष्ट्र के सदस्य हैं इनमें से, और एक कुक आइसलैंड है। इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड देश में है। स्थापना 11 अप्रैल 1919 को की गई थी। अब यहाँ नोट कीजिएगा कि ILO की स्थापना 11 अप्रैल 1919 को हुई थी, लेकिन आधिकारिक तौर पर इसका गठन 28 जून 1919 को हुआ है, जब इसे वर्साई की संधि के तहत औपचारिक रूप से स्थापित किया गया था। और ये काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट ये वाला है कि इसके नोबेल का शांति पुरस्कार 1969 में दिया गया था। प्रथम महानिदेशक कौन थे इसके? एल्बर्ट थॉमस, ये फ्रांस देश से थे। देखिए पिछले पेपर में काफ़ी जो ये संस्थान है इनके प्रथम महानिदेशक या निदेशक या महानिदेशक पूछे गए थे। तो इसके वर्तमान निदेशक कौन हैं जो 11वें नंबर के हैं? तो गिलबर्ट हुंगबो हैं। 11वीं पंचवर्षीय योजना के अनुसार सकल घरेलू उत्पाद यानी GDP की लक्षित वार्षिक औसत विकास दर कितनी थी? तो ये 9% थी। आंसर पहला है 9%। 11वीं पंचवर्षीय योजना की समय अवधि 2007 से लेकर 2012 तक थी, और मनमोहन सिंह तब भारत के प्रधानमंत्री थे। और इसका मुख्य उद्देश्य है, कई प्रमुख बिंदु थे। तो 2011 से 2012 तक 18 से 23 वर्ष आयु वर्ग के उच्च शिक्षा में नामांकन बढ़ाना था। और इसमें दूरस्थ शिक्षा, औपचारिक, अनौपचारिक, दूरस्थ और IT शिक्षा संस्थानों के अवसरण पर ध्यान केंद्रित किया गया। तीव्र समावेशी विकास या गरीबी उन्मूलन और कुल प्रजनन दर घटाकर 2.1 करने का लक्ष्य रखा गया था। GDP वृद्धि दर 9% का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन उपलब्धि जो 7.9% की रही थी। इनमें से किसी आर्थिक विज्ञान के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो भारतीय अमर्त्य सेन को ये पुरस्कार मिला था। आंसर दूसरा है अमर्त्य सेन। बात करें अमर्त्य सेन के बारे में, तो अमर्त्य सेन भारतीय अर्थशास्त्री और दार्शनिक हैं, और संबंधित राज्य उनका पश्चिम बंगाल। आर्थिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार उन्हें 1998 में दिया गया था। कल्याणकारी अर्थशास्त्र में योगदान के मिला था, और उन्हें भारत रत्न मिला है 1999 में। ये भी कल्याणकारी अर्थशास्त्र में योगदान के दिया गया था। कॉपी किए गए टेक्स्ट को पेस्ट करने के लिए प्रयुक्त शॉर्टकट कुंजी कौन सी है? तो पेस्ट करना है तो Ctrl+B का उपयोग होता है। अगर कॉपी करना है तो Ctrl+C का, और अगर कट करना है टेक्स्ट को तो यह कट होगा तो कट के लिए Ctrl+X का, और प्रिंट के लिए Ctrl+P का। इनमें से किसने पहली बार यूनाइटेड नेशंस शब्द का इस्तेमाल किया था? तो फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट के द्वारा इसका इस्तेमाल किया गया था। आंसर दूसरा है फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट अमेरिका के 32वें राष्ट्रपति थे, और उनका कार्यकाल रहा था 1933 से लेकर 1945 के बीच, और सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले वे अमेरिकी राष्ट्रपति हैं अब तक के। वे एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति हैं जिन्होंने दो से अधिक कार्यकालों तक सेवा की है अमेरिका में। यूनाइटेड नेशन शब्द को फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 1 जनवरी 1942 को संयुक्त राष्ट्र की घोषणा में पहली बार इस शब्द का इस्तेमाल किया था। तो उनके द्वारा 1942 में इस शब्द का पहली बार इस्तेमाल किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय गान पहली बार किस वर्ष गाया गया था? तो ये भी काफ़ी क्वेश्चन पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है। तो 1911 में गाया गया था।
आंसर पहला है 1911। बात करें जो कोलकाता अधिवेशन, ये जो कांग्रेस का कोलकाता अधिवेशन हुआ था कलकत्ता में 1911 में, और इसके अध्यक्ष कौन थे? बिशन नारायण धर थे। ये 27वां अधिवेशन था कांग्रेस का। यहाँ पहली बार जनगण मन यानी जो राष्ट्रगान गाया गया था। चंद्रमा पर उतरने वाला पहला अंतरिक्ष यान कौन सा था? तो ये अपोलो 11 था या अपोलो 11। आंसर दूसरा है। बात करें अपोलो 11 के बारे में, तो इसे लॉन्च किया गया था 1969 में, संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा लॉन्च किया गया था। नोट कीजिएगा, इस मिशन में पहली बार इंसान चंद्रमा पर उतरा। नील आर्मस्ट्रॉन्ग और बज एल्ड्रिन चंद्रमा पर उतरने वाले पहले इंसान बने थे। जो आर्मस्ट्रॉन्ग ने चंद्रमा पर पहला कदम रखते हुए कहा कि इंसान का यह छोटा सा कदम है, लेकिन मानवता के लिए एक विशाल छलांग है। तो ये कथन भी पूछा जाता है कि अपोलो 11 को किस रॉकेट से लॉन्च किया गया था? तो सैटर्न बी से इसे लॉन्च किया गया था। पुरातत्व स्थल सरकोटड़ा किस राज्य में स्थित है? ये स्थित है गुजरात राज्य में। आंसर चौथा है गुजरात। ये जो सरकोटड़ा है सिंधु सभ्यता से संबंधित स्थल है। बात करें सरकोटड़ा के बारे में, तो सरकोटड़ा कच्छ जिला गुजरात का, वहाँ पर स्थित है और संबंधित है सिंधु घाटी सभ्यता से। इसकी खोज की गई थी 1964 में। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक जेपी जोशी ने इसकी खोज की थी, और जेपी जोशी ने धौलावीरा की भी खोज की थी। धौलावीरा भी जो सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थल है। भारत में सिजदा प्रथा किसने शुरू की थी? तो सिजदा प्रथा गयासुद्दीन बलबन के द्वारा शुरू की गई थी। जो सिजदा प्रथा थी जो ये थी कि सुल्तान के आगे झुकने की बात की गई थी। बात करें गयासुद्दीन बलबन के बारे में, तो गयासुद्दीन बलबन जो दिल्ली सल्तनत का 9वां सुल्तान बना था, और उसका कार्यकाल 1266 से लेकर 1287 ईस्वी के बीच रहा था। वह नासिरुद्दीन महमूद शाह की 1266 में मृत्यु तक उसका संरक्षक रहा था। तो 1266 में उसकी मृत्यु हुई, उसके बाद ये शासक बन गया महमूद शाह के बाद, जिसके बाद उसने खुद को दिल्ली का सुल्तान घोषित किया। और बलबन का मकबरा मेहरौली पुरातत्व पार्क दिल्ली में है। उसका मूल नाम बहाउद्दीन है। वह एक इलवरी तुर्क था। बलबन पहला व्यक्ति था जिसने नौरोज यानी नया साल प्रसिद्ध फारसी त्यौहार की शुरुआत की थी, और उसने भारत में सुल्तान की ईरानी पद्धति सीधा यानी सुल्तान के सामने झुकना और पेबस इस सुल्तान के पैरों को चूमने की शुरुआत, तो ये प्रथाएं इसके द्वारा चालू की गई थी। एक नौरोज त्यौहार था, तो वो भी बलबन के द्वारा शुरू किया गया था। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो यह स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे, लेकिन यह भारतीय पूछे जाते तो वे सी राजगोपालाचारी थे। यानी स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी। भारत की संविधान सभा की पहली बैठक कब आयोजित की गई थी? आंसर है 9 दिसंबर 1946 को। देखिए, संविधान सभा भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली एक निकाय थी, और इसे स्थापित किया गया था 6 दिसंबर 1946 को स्थापित किया गया था। और पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, जिसके अध्यक्ष बनाए गए थे सच्चिदानंद सिन्हा बनाए गए थे। लेकिन ये अस्थायी अध्यक्ष थे। इसके स्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बनाए गए थे। चोरी चोरा कांड किस वर्ष में हुआ था? चोरा कांड हुआ था 1922 में। बात करें चोरी चोरा कांड के बारे में, तो चोरी चोरा कांड की तिथि थी, ये जो तिथि है पूरी पूछी जाती है, तो 4 फरवरी 1922 को चोरी चोरा कांड हुआ था। और स्थान कहाँ पर है? चोरी चोरा गोरखपुर में एक स्थान है। गोरखपुर जिला यूपी का है। यूपी में चोरी चोरा में पुलिस ने अशोक आंदोलन में भाग लेने वाले प्रदर्शनकारियों के एक बड़े समूह पर गोलाबारी की थी, और जवाबी कार्रवाई में प्रदर्शनकारियों ने पुलिस स्टेशन पर हमला किया और उसमें आग लगा दी, जिससे जो सभी लोग थे मर गए थे। बात करें इस घटना के बारे में, तो इस घटना में 3 नागरिकों और 22 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई थी। इस घटना से प्रत्यक्ष परिणाम के रूप में महात्मा गांधी ने 12 फरवरी 1922 को राष्ट्रीय स्तर पर अशोक आंदोलन को रोक दिया था।
तो ये जो मैं बता रहा हूँ यहाँ पर ये पूछे गए पॉइंट हैं और पूछे भी जाते हैं। सिख धर्म के पहले गुरु कौन थे? तो गुरु नानक देव ने इसकी स्थापना की थी और वे पहले इसके गुरु थे इस धर्म के, सिख धर्म के। आंसर तीसरा है गुरु नानक देव। और गुरु जो गोविंद सिंह हैं ये सिख धर्म के 10वें गुरु थे और वे सिख धर्म के अंतिम गुरु भी थे, गुरु गोविंद सिंह। गुरु रामदास जी ये सिख धर्म के चौथे गुरु थे और गुरु हरगोविंद सिंह ये सिख धर्म के छठे गुरु थे। बात करें सिख धर्म के बारे में जो कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट पूछे जाते हैं, तो इसकी उत्पत्ति 15वीं शताब्दी के अंत में भारतीय उपमहाद्वीप पंजाब क्षेत्र में हुई थी। गुरु नानक देव ने इसकी स्थापना की थी और गुरु नानक देव का जन्म हुआ था 1469 में तलवंडी में, जो वर्तमान में ननकाना साहिब पाकिस्तान में है। और बात करें 10वें गुरु जो गुरु गोविंद सिंह हैं, उन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब को अपना उत्तराधिकारी नामित किया था। खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह के द्वारा की गई थी और कब की गई थी? 1699 ईस्वी में की गई थी। जो अब बात करें जो सिख धर्म से संबंधित प्रमुख ग्रंथ हैं उनके बारे में, तो गुरु ग्रंथ साहिब ये धर्म के 10 गुरुओं की वंशावली है। इसे आदि ग्रंथ भी कहा जाता है। इसका जो संकलन हुआ है 1604 में हुआ है और 1603 से लेकर 1604 के बीच इसका संकलन किया गया है और पूर्ण संकलन 1604 में हुआ है। दसम ये भी इसके संबंधित ग्रंथ हैं। तो दसम गुरु गोविंद सिंह से जुड़ी विभिन्न काव्य रचनाओं का संग्रह है। इस ग्रंथ को 18वीं और 19वीं शताब्दियों में आदि ग्रंथ या गुरु ग्रंथ साहिब के बराबर दर्जा प्राप्त था। और सरवलो ग्रंथ इसे मंगलाचरण पुराण या मंगलाचरण भी कहा जाता है, श्री मंगलाचरण जी भी कहा जाता है। इसे पारंपरिक रूप से 10वें सिख गुरु गोविंद सिंह का कार्य माना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा केरल का पारंपरिक रंगमंच है जहां 8 दिनों में 8 नाटक प्रदर्शित किए जाते हैं? तो ये कृष्णा अट्टम है। आंसर दूसरा है कृष्णा अट्टम। कृष्णा अट्टम केरल की पारंपरिक मंदिर कला है जिसमें नृत्य और नाटक के माध्यम से भगवान कृष्ण की कहानियाँ सुनाई जाती हैं। यह 8 नाटकों की एक श्रृंखला है जो कृष्ण के जीवन के विभिन्न पहलुओं को दर्शाती है, यानी जो उनके जीवन में घटित हुआ है उनको वहाँ दर्शाया जाता है। इसकी रचना 1585 से लेकर 1658 ईस्वी के बीच कालीकट के जमोरिन राजा मनवेदा ने की थी। बात करें जो महत्वपूर्ण पॉइंट थे वहाँ यक्षगान ऑप्शन में दिया गया था। तो यक्षगान कर्नाटक राज्य का लोक नृत्य है। यक्षगान की शुरुआत सबसे पहले उडुपी में माधवाचार्य के शिष्य थे नरहरि तीर्थ थे, तो इनके द्वारा की गई थी। तो पिछली बार जो पेपर हुए हैं उनमें इनकी जो उत्पत्ति किसने की है ये भी पूछा गया था। तो इसकी नरहरि तीर्थ ने की है। यक्षगान जो नृत्य है इसकी उत्पत्ति कब हुई थी? 11वीं से लेकर 16वीं शताब्दी के बीच की गई थी। और ये जो नाच है मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र का एक लोक रंगमंच है। उपकरण का इसमें इस्तेमाल होता है सारंगी, हारमोनियम और ढोल। बात करें जो एक और ऑप्शन था तेरुकुट्टू, तो तेरुकुट्टू तमिल नुक्कड़ नाटक है जो मुख्य रूप से भारत के तमिलनाडु राज्य और श्रीलंका के तमिल क्षेत्रों में प्रचलित है। तेरुकुट्टी में अलग अलग विषयों पर नाटक किए जाते हैं जिसमें द्रौपदी के जीवन पर खास ध्यान दिया जाता है। तो ये द्रौपदी के जीवन से संबंधित है तेरुकुट्टू। दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और बताएं कि कौन सा निष्कर्ष तार्किक रूप से कथनों का पालन करते हैं। तो पहला ऑप्शन है सभी कुत्ते पालतू पशु हैं। तो सभी कुत्ते पालतू पशु हैं। और दूसरा ऑप्शन है कोई पालतू पशु बाघ नहीं है। तो बाघ इनसे अलग होगा, तो बाघ इनसे अलग है या बाघ होगा। और निष्कर्ष है सभी पालतू पशु कुत्ते हैं, तो यहाँ उल्टा दिया गया है। जो सभी कुत्ते हैं वो पालतू पशु हैं ऐसा है, तो ये वाला गलत है। कोई कुत्ता बाघ नहीं है, तो जो बाघ हैं ये यहाँ अलग हैं, तो ये वाला निष्कर्ष सही है। आंसर दूसरा सही है, केवल निष्कर्ष 2 पालन करता है। एक निश्चित कूट भाषा में PROBADM को PSMEHJG लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में SPRINGS को कैसे लिखा जाएगा? तो देखिए जब P से P हो रहा है यानी इसमें 0 का डिफरेंस है,
और आर से एस तो इसमें एक जुड़ रहा है, और ओ से एम तो ओ से एम इसमें 2 घट रहा है, और बी से ई तो बी से ई इसमें 3 जुड़ रहा है, और एल से एच यानी एल से एच तो एल से एच इसमें 4 घट रहा है। अब ई से जे, ई से जब जे हो रहा है तो इसमें 5 जुड़ रहा है, और फिर एम से जी तो एम से जी तो इसमें घट रहा है 6 घट रहा है। अब ये सीरीज चल रही है, पहले एक जुड़ा है, पहले कुछ नहीं जुड़ा है, फिर एक जुड़ा है, फिर उसके बाद 2 घटा है, फिर 3 जुड़ा है, फिर 4 घटा है, फिर 5 जुड़ा है। ऐसे ही सीरीज इसमें लगानी पड़ेगी। अब देखिए एस है और तो यहाँ एस आएगा, फिर एक जुड़ेगा तो क्यू, फिर उसके बाद 2 कम होंगे तो आर से 2 कम होंगे तो पी, और आई 2 कम हुए फिर 3 जुड़ेंगे तो यहाँ एल होगा, फिर यहाँ 3 जुड़े फिर 4 घटेंगे तो एन में से 4 गए तो जे 10, तो यहाँ 4 घटाए और उसके बाद 5 जुड़ेगा तो जी में 5 जुड़ेंगे तो 12 यानी एल, और एस अब यहाँ 5 जुड़ा है उसके बाद 6 घटेगा तो एस में से 6 जाएगा तो यहाँ 13 यानी एम आएगा। तो ये ऑप्शन पहला हुआ कि एस क्यू पी एल जे एल एम। एक जगह पर 20 कबूतर, 10 गायें और 15 कुत्ते हैं और कुछ भैंसें हैं। यदि पैरों की कुल संख्या सिरों की कुल संख्या से 125 से अधिक है तो भैंसों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो भैंसों की संख्या निकालनी है हमें। तो देखिए जो कबूतर हैं वो 20 हैं और इनके पैरों की संख्या यहाँ दी गई है, पैरों की संख्या निकालनी है। तो कबूतर के 2 पैर होते हैं प्लस गायों की संख्या 10 है, तो जो गायों की संख्या 10 है तो पैर कितने होंगे 4 का गुणा होगा और इसमें 2 का गुणा हुआ है, और प्लस कुत्तों की संख्या 15 है और इसमें भी 4 का गुणा होगा क्योंकि उसके पैर 4 हैं, और प्लस कुछ पैसे हैं यानी भैंस x मानेंगे और इंटू 4 बराबर। यदि पैरों की कुल संख्या यानी पैरों की कुल संख्या सिरों की कुल संख्या से 125 अधिक है, यानी जो पैरों की संख्या है तो ये हो गई, फिर उसके बराबर रखेंगे। तो सिरों की संख्या कुल तो 20 और 10 30 और 15 45 और कुछ पैसे हैं तो 45 प्लस x 125 अधिक है, तो इससे प्लस में जो 45 प्लस x और प्लस में 125 रखेंगे, ये बराबर में हो जाएगा। अब इनका गुणा होगा तो 20 का गुणा 2 से 40 आएगा, प्लस जो 10 का गुणा 4 से तो यहाँ भी 40 आएगा दूसरा वाला, और जो तीसरा है 15 का गुणा 4 से तो यहाँ 60 प्लस 4x यानी जो भैंसों की संख्या मानी वो 4x। अब बराबर में रखेंगे, यह बराबर है तो 45 और 125 को जोड़ेंगे तो यहाँ आ जाएगा 170 प्लस के x है बराबर में। अब इन सब को जोड़ेंगे 40 और 40 80 और प्लस 60 ही वाला है तो 140 प्लस के 4x। अब इनका पक्षांतर करेंगे जब तो 4x माइनस के x और यहाँ 170 है माइनस के 140 होगा तो यहाँ अब इसे हटाना पड़ेगा, तो यहाँ 3x बराबर आ जाएगा 30, और जब 3 से इसे काटेंगे तो 10 बार कट जाएगा तो x बराबर आएगा 10, और यहाँ हमने x भैंसों की संख्या मानी थी तो x बराबर राइट आंसर जो होगा 10 होगा, चौथा कि भैंसों की संख्या 10 है। निम्न में से कौन सा कंप्यूटर वायरस दस्तावेज की फॉर्मेटिंग को नुकसान पहुंचाता है और इसे एडिट करने की अनुमति नहीं देता है? तो ये मैक्रो वायरस है। बात करें मैक्रो वायरस के बारे में तो मैक्रो वायरस एक प्रकार का कंप्यूटर वायरस है। ये विशेष सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन जैसे वर्ड प्रोसेसर और स्प्रेडशीट एप्लीकेशन के भीतर काम करता है। उदाहरण के लिए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के प्रोग्राम जैसे वर्ड, एक्सेल या पावर पॉइंट में मैक्रो प्रोग्राम दस्तावेजों के अंदर शामिल किए जा सकते हैं। जब ये दस्तावेज खोले जाते हैं तो ये मैक्रो स्वचालित रूप से चलने लगते हैं। इस तरह मैक्रो वायरस अपने आप में फैल सकते हैं। जब दस्तावेज खोले जाते हैं तो खासकर जब अप्रत्याशित या संदिग्ध ईमेल अटैचमेंट खोले जाते हैं, ये वायरस आपके कंप्यूटर को नुकसान पहुंचा सकते हैं।
₹1200 की राशि 3 वर्षों में दो भिन्न स्रोतों से प्राप्त साधारण ब्याजों का अंतर 10.80 है, तो ₹0 है, तो उनकी ब्याज दरों का अंतर निकालना है। तो मूलधन दिया गया है ₹1200, यानी P बराबर 1200 और T बराबर समय यहाँ 3 वर्ष है, और भिन्न स्रोतों से प्राप्त, तो यह ब्याज दरों का अंतर दिया गया है। देखिए मूलधन समान है और समय भी समान है, और यहाँ ब्याज दर अलग अलग निकालनी है, अलग अलग है दर, तो ये इनका अंतर निकालना है। तो ब्याज दर, जो ब्याज का सूत्र होता है, ब्याज बराबर PRT बट्टे 100, यानी P मूलधन और T जो R है, T तो समय है और R दर है। तो यह समय समान है और मूलधन समान है, दर अलग अलग है। अब इनका अंतर निकालना है, तो P और T को बाहर ले लेते हैं और दर का अंतर अलग अलग है, तो एक को R1 मानते हैं और एक को R2। तो इनका अंतर दिया गया है 10.80, बट्टी में आएगा 100, ठीक है। और अब इसको जो 100 का है, 100 का इधर भागे तो इसका इधर गुणा होगा, तो जब इधर गुणा करेंगे, इसे अभी हटाना होगा, तो PT और R1 माइनस के R2, और ये जब 100 का गुणा होगा तो 1080 आ जाएगा। और PT यानी P कितना है 1200, मूलधन 1200 है, और समय कितना है 3 वर्ष। ये दोनों समान दिए गए हैं, तो जब इनका गुणा करेंगे तो यहाँ आएगा 3600, और ये R1 R2 यह चल रहा है, बराबर में 1080 है। अगर जो 3600 का भाग इधर देंगे तो ये 0 से 0 कट जाएगा, फिर उसके बाद R1 माइनस के R2, और यहाँ आएगा 108, क्योंकि 0 से 0 कट गया, तो 108 बट्टे 360, तो 36 से जब भाग देंगे तो यहाँ 3 आएगा, और बचा बट्टे 10, बट्टे में 3/10, तो जब इसका भाग देंगे तो 0.3 आएगा। 0.3% ब्याज जो दरों का अंतर आ रहा है, ये वाला यहाँ से, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 होगा, 0.3% का। सो आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। उन पशुओं को क्या कहा जाता है जो पौधों और पशुओं को दोनों खाते हैं? तो सर्वाहारी कहा जाता है। जो मांस खाते हैं उन्हें मांसाहारी, और शाकाहारी जो पौधे खाते हैं उन्हें शाकाहारी कहा जाता है। सर्वाहारी वे जीव होते हैं जो अपने भोजन में पौधों और जानवरों दोनों का उपभोग करते हैं। और एग्जाम्पल में बात करें, मनुष्य, कुत्ते, भालू, शुअर, कौवे, इनके उदाहरण भी पूछे जाते हैं। कई प्राइमेट्स जैसे बंदरों की कुछ प्रजातियाँ, शुअर, बेजर, भालू, शायद ये धुआर हो गए, और लोमड़ी, तो ये इसके कुछ प्रमुख उदाहरण हैं सर्वाहारी के। मांसाहारी में इसके कुछ उदाहरण हैं। एक केवल मुख्य रूप से जीव मांस खाते हैं, तो शेर, बाघ, भेड़िया, बाज, और शाकाहारी, तो ये जीव मुख्य रूप से पौधे खाते हैं, जैसे गाय, हिरण, हाथी, खरगोश, भेड़, बकरी, जिराफ, जेब्रा, एल्क, बरग और गेंडा, ये इनके उदाहरण पूछे जाते हैं। व्हाई आई एम हिंदू पुस्तक के लेखक कौन है? तो शशि थरूर की ये पुस्तक है। आंसर चौथा है शशि थरूर। बात करें शशि थरूर के बारे में, तो वे भारतीय राजनीतिज्ञ और लेखक हैं। वर्तमान में विदेश मामलों की समिति के अध्यक्ष हैं। देखिए, संसद के द्वारा 24 विभागीय समितियां गठित की जाती हैं, ये उनमें से एक है, और ये समितियां प्रत्येक वर्ष गठित की जाती हैं। निर्वाचन क्षेत्र वर्तमान में उनका जो सांसद हैं तिरुवनंतपुरम केरल से हैं। जो उनको प्रमुख पुरस्कार मिले हैं, तो प्रवासी भारतीय सम्मान 2004 में मिला है। सेवेलियर डे ला लेगियोन डी होनूर, ये फ्रांस का सम्मान है, ये इन्हें 2022 में ये पुरस्कार मिला था। और इनकी कुछ प्रमुख पुस्तक हैं। मैं हिंदू क्यों हूँ, यानी जो अभी पूछी गई थी वो पुस्तक है, 2018 में लिखी गई थी। वाई आई एम हिंदू। और दूसरी पुस्तक है विरोधाभासी प्रधानमंत्री, ये 2018 में लिखी गई है। द हिंदू वे 2019 में। अम्बेडकर एक जीवन 2022 में। एन एरा ऑफ डार्कनेस द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया, ये पुस्तक काफ़ी पूछी गई है, ये वाली भी, तो नोट कीजिएगा। इस पुस्तक में उन्होंने ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के दौरान भारत पर हुए
प्रभावों और नुकसानों को बताया है। कैंडिल उत्सव या बेलंकिस्तान में आयोजित किया जाता है। तो ये उत्सव पश्चिम बंगाल में आयोजित किया जाता है। तो ऐसे डीप क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। बात करें पश्चिम बंगाल के बारे में, तो राज्य में दुर्गा पूजा और पोइला बैसाख उत्सव प्रसिद्ध हैं। और शायद पोइला बैसाख को राजकीय उत्सव भी घोषित किया था, पश्चिम बंगाल सरकार के द्वारा किया गया था। और काली पूजा उत्सव विशेष रूप से पश्चिम बंगाल क्षेत्र और मिथिला, झारखंड, उड़ीसा, असम और त्रिपुरा। मिथिला वह क्षेत्र है भारत के बिहार, झारखंड के कुछ हिस्से और नेपाल में फैला हुआ है। हैप्पी वैली टी एस्टेट दार्जिलिंग जिले में स्थित एक चाय का बागान है। आधिकारिक भाषाएं इसकी बंगाली और अंग्रेजी। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने वर्ष, तो यहाँ खालिस्तान है, तक भारत से मलेरिया को खत्म करने हेतु शोध को प्राथमिकता देने, योजना बनाने और बढ़ावा देने हेतु मलेरिया एलिमिनेशन रिसर्च एलायंस यानी MERA इंडिया का शुभारंभ किया था। तो एक करंट का सवाल था, शायद अब भी आगे भी पूछा जाएगा। तो 2030 तक ये लक्ष्य रखा गया है। आंसर चौथा है 2030 तक। 11 अप्रैल से 19 मई 2019 तक की अवधि के दौरान आयोजित हुए लोकसभा चुनावों में कितने चरण थे? तो तब 7 चरणों में आयोजित किया गया था लोकसभा चुनाव। और अब की बात करें तो ये भी 7 चरणों में आयोजित किया गया है। जो 2024 में भारतीय आम चुनाव हुआ है या लोकसभा चुनाव आयोजित किए गए हैं। तो 7 चरणों में इसका आयोजन किया गया था। और आयोजन तिथि 19 अप्रैल से लेकर 1 जून 2024 तक आयोजन हुआ था। और परिणाम घोषित किया गया था 4 जून को। ये 18वीं लोकसभा के लिए चुनाव थे और पिछले 17वीं। कुल लोकसभा सीटों की संख्या 543 है और कुल वोट प्रतिशत 66.61% रहा है, यानी 64.2 करोड़ लोगों ने वोट डाले हैं। मतदाता वोट डालने के पात्र थे जो इस चुनावों में 96.88 करोड़। काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है ये। बीजेपी को जो सीटें मिली हैं 240 मिली हैं, यानी उसे 240 सीटें मिली हैं और वोट परसेंट मिला है 36.56% का। कांग्रेस को सीट मिली है 99 और वोट प्रतिशत मिला है उसे 21.19% का। देश की एकमात्र सीट है जिस पर जो मुकेश तलान है इनके द्वारा निर्विरोध चुनाव जीता गया है, सूरत गुजरात से। मृगनयनी महल कहाँ स्थित है? ये स्थित है ग्वालियर में। आंसर चौथा है ग्वालियर, मध्य प्रदेश में। विसरण एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा, यहाँ बेलंकिस्तान है, तो ऑक्सीजन पूरी प्लाज्मा झिल्ली में जा सकती है विसरण के माध्यम से। बात करें विसरण के बारे में, तो प्रसार की वह प्रक्रिया है विसरण या डिफ्यूजन, जिसमें कोई भी चीज़ जैसे परमाणु, अणु या ऊर्जा अपने उच्च सांद्रता वाले क्षेत्र से कम सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर धीरे धीरे फैलती है। इसे ऐसे समझ सकते हैं जैसे अगर कमरे में एक कोने में इत्र छिड़का जाए तो उसकी महक कोने से निकलकर पूरे कमरे में फैल जाएगी। यह फैलाव इसलिए होता है क्योंकि कण उच्च घनत्व वाले क्षेत्र से कम घनत्व वाले क्षेत्र की ओर जाते हैं। एक वयस्क मानव हृदय का औसत वजन लगभग, यहाँ बेलंकिस्तान में होता है, तो एवरेज में 300 ग्राम होता है। बात करें हार्ट के बारे में या हृदय के बारे में, तो हृदय एक विशेष प्रकार का पेशी अंग है जिसका मुख्य कार्य शरीर में रक्त को पंप करना है। ये सभी पूछे जाने वाले पॉइंट हैं। यह पंपिंग प्रक्रिया रक्त वाहिकाओं के माध्यम से होती है जिसमें धमनियाँ और सिराएँ शामिल हैं। हृदय रक्त वाहिकाएँ मिलकर संचार प्रणाली बनाते हैं जो पूरे शरीर में रक्त का प्रवाह सुनिश्चित करती हैं। पंप किया गया रक्त ऑक्सीजन और पोषक तत्वों को शरीर के ऊतकों तक पहुंचाता है और शरीर से निकलने वाले चयापचय के अपशिष्ट जैसे कार्बन डाइऑक्साइड को फेफड़ों तक वापस लाता है ताकि उन्हें बाहर निकाला जा सके। हृदय की धड़कन की ध्वनि स्टेथोस्कोप के द्वारा मापी जाती है और इसका वजन, जो हृदय का वजन होता है, वो 250 ग्राम से लेकर 350 ग्राम के बीच होता है, यानी एवरेज में 300 ग्राम। यदि एक समबाहुभुज का बहिष्कोण 72 डिग्री है तो उसका अंतःकोण ज्ञात कीजिए। तो बहिष्कोण और प्लस अंतःकोण, इनका जो योग होता है वो 180 होता है। तो बहिष्कोण यहाँ 72 दिया गया है, प्लस अंतःकोण निकालना है। तो अंतःकोण बराबर 180 है। तो जब अंतःकोण को निकालेंगे 72 डिग्री, 180 में से 72 डिग्री को घटाएंगे
तो अंतःकोण निकल आएगा। बराबर में जब इनको घटाएंगे तो 108 आएगा, घटा के 108 डिग्री होगा। राइट आंसर तीसरा है 108 डिग्री। इनमें से कौन सी महारत्न दर्जा प्राप्त कंपनी नहीं है? तो MTL महारत्न कंपनी नहीं है। जो MTL है नवरत्न कंपनी है। नवरत्न कंपनी है, इनकी संख्या 24 है वर्तमान में। और IOCL, वेल और गेल ये भारत की महारत्न कंपनियां हैं। अभी वर्तमान में महारत्न कंपनियों की संख्या 14 है। तो यह आपको भारत की नवरत्न कंपनियों की सूची दी गई है, तो आप इन्हें यहाँ से देख लीजिएगा। एक लिस्ट यहाँ है और एक ये वाली है और एक ये है। 24 है भारत की कुल नवरत्न कंपनियाँ। ये पॉइंट आप याद रखिएगा। नृत्य शैली चैडी की उत्पत्ति किस राज्य में हुई है? तो कुछ ऐसे डीप क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे। आंसर इसका तीसरा है हिमाचल से। बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ रिपीट भी किए जाते हैं। प्रमुख त्योहारों की बात करें हिमाचल प्रदेश के बारे में, तो प्रमुख त्योहार हैं इसके या मेले, तो कुल्लू दशहरा, मिंजर मेला और महाशिवरात्रि मंडी, ये इसके कुछ त्योहार और मेले हैं। ग्रेटर हिमालयन नेशनल पार्क राज्य का सबसे पुराना और सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है और यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल सूची में इसे शामिल किया गया था 2014 में। तो 2014 में से विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। नाटी हिमाचल प्रदेश के सिरमौर, कुल्लू और शिमला जिलों का एक पारंपरिक लोक नृत्य है। प्रोटोप्लाज्मा शब्द किसने गढ़ा है? तो जॉन इवेंजेलिस्ट पुरकिंजे के द्वारा गढ़ा गया है। आंसर दूसरा है जॉन इवेंजेलिस्ट पुरकिंजे। जो प्रोटोप्लाज्मा है, प्रोटोप्लाज्मा कोशिका का वह भाग है जो प्लाज्मा झिल्ली से घिरा होता है। कोशिका होती है, फिर उसके बाद प्लाज्मा झिल्ली, फिर उसके बाद ये प्रोटोप्लाज्मा है, ये से घिरा होता है प्लाज्मा झिल्ली से। कोशिका में कई कोशिकांग होते हैं, उनसे वो मिलकर बनी होती है कोशिका। तो यह आइनो मोनोसैकेराइड्स, अमीनो एसिड जैसे छोटे अणु, प्रोटीन, पॉलीसैकेराइड्स, लिपिड आदि जैसे मैक्रोमोलेक्यूल्स का मिश्रण है। 1839 में प्रोटोप्लाज्मा को एक वैज्ञानिक थे पुरकिंजे, यानी जो पूछे गए थे, और उन्होंने इसे पहली बार वैज्ञानिक रूप से इस्तेमाल किया था 1839 में। तो डेट भी याद रखिएगा, काफ़ी डेट पूछी जाती हैं। उन्होंने इसे भ्रूण की उस सामग्री के लिए उपयोग किया था जो जीवन के आरंभ में पाई जाती है। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो ये दिल्ली में है। बात करें इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को, यहाँ एक करंट का सवाल है, अभी स्टैटिक जीके बन गया है। तो जून 2022 में दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पूरी तरह से हाइड्रो पावर और सौर ऊर्जा पर चलने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा बन गया था। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो जो नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान है ये उत्तराखंड में है। तो नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान चमोली जिला में उत्तराखंड में स्थित है। 2005 में इसका नाम बदला गया है, तो नंदा देवी और फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान किया गया है। इसे स्थापित किया गया था 1982 में। यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में इसे घोषित किया गया है 1988 में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। पिछले वीडियो में आपसे पूछा गया था भारत के टेस्ट क्रिकेट मैच के पहले कप्तान कौन थे? तो CK नायडू थे। आंसर तीसरा है CK नायडू। आज के लिए आपका टेस्ट क्वेश्चन है, बुलंद दरवाजा कहाँ स्थित है?